हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे ये सारे आपके एग्जाम में अक्टूबर 2024 में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन आंसर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। और प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग और बाकी जो आपके जेईबी के सब्जेक्ट है सभी के लिए मैंने लास्ट मिनट टिप्स करके एक वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों को वहाँ पे बताया कि कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। तो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के लिए वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो व्हाट इज डिफरेंस इन एनआरओ एनआरई एफसीएनआर। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एनआरओ एनआरई एफसीएनआर, ऐसे एक होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, डायमंड डॉलर अकाउंट। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमारा नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा। पहले हम इसको देखते हैं कि एनआरओ एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, ये होते क्या है अकाउंट एग्जैक्टली। सो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। एनआरओ एनआरई एफसीएनआर। तो मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिया में उसका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है। ठीक है, अभी उसको क्या करना है, फॉरेन जाना है। परमानेंट उसकी कोई जॉब लग गई फॉरेन में, जिस पर्पस के लिए वो किसी भी फॉरेन कंट्री, मान लेते हैं कि वो यूएसए में जाना चाहता है। ठीक है, तो इंडिया में जो उसका सेविंग बैंक अकाउंट है उस अकाउंट को वो एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करेगा। पर उसको एनआरओ अकाउंट की जरूरत क्या है। इंडिया में मान लीजिए उसका घर था जिसको उसने रेंट पे चढ़ा दिया, या इंडिया के शेयर्स बॉन्ड में कहीं पे उसने पैसा इन्वेस्ट किया जहां से उसको कुछ पेमेंट मिलने वाली है, तो ये सारा पैसा वो अपने एनआरओ अकाउंट में ले सकता है। ठीक है, तो यही जो उसका इंडिया में जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसी को वो एनआरओ में कन्वर्ट करवा लेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। सेकंड है आपका दोस्तों एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट का क्या पर्पस है। अब यूएसए में उसकी जॉब लग गई। अब हर महीने जब यूएसए में वो जॉब करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि यूएसए की करेंसी में उसको सैलरी मिलेगा। मान लीजिए उसको डॉलर में पेमेंट मिल रही है, हर महीने उसको $5,000 $5,000 मिल रहे हैं। ठीक है, ये फॉरेन करेंसी यानी हर महीने वो $5,000 अर्न कर रहा है। तो जो उसकी सैलरी से कमाई हो रही है, तो उसके लिए उसका खाता होगा दोस्तों एनआरई। जो भी फॉरेन में वो पैसा कमा रहा है उस पैसे को वो अपना नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, नाम में है एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो उसकी कमाई हो रही है उस पैसे को वो एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट जो है रखेगा। तीसरा आता है दोस्तों एफसीएनआर अकाउंट। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट ये प्योर आपका एफडी यानी आपका टर्म लोन जैसे होता है ना, टर्म डिपॉजिट। तो ये आपका जो एफसीएनआर है ये सिर्फ आपका टर्म डिपॉजिट है। इसमें पैसा आप तब ट्रांसफर करोगे जब आपको एफडी करानी होगी। ठीक है, और इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो इसका जो मैच्योरिटी है वो 1 से 5 साल तक का रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्योर आपका एफडी टाइप का होता है। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपको फॉरेन करेंसी में ही मिलता है। यानी ये जो एफडी है, एफसीएनआर आप फॉरेन करेंसी में डॉलर में एफडी करा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका एफसीएनआर अकाउंट होगा और उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको फॉरेन करेंसी में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों एनआरओ एनआरई और एफसीएनआर में। एनआरओ जो इंडिया में आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, उस सेविंग बैंक को आप एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी में ट्रांसफर करते हैं। क्यों, क्योंकि अब आप एनआरआई जो है इंडियन नहीं रहे, आप बाहर चले गए, तो 1 to 2 days के बाद आप जो है एनआरआई हो जाएंगे। तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी कौन सा अकाउंट होता है, जो आपका इंडिया में सेविंग बैंक अकाउंट है वही आपका होता है एनआरओ अकाउंट। इंडिया से आपको रेंट मिल रहा है या कुछ भी और आपकी इंडिया की जो कमाई है उस पैसे को आप अपना एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एनआरई मतलब फॉरेन में जो भी आप पैसा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेन की जो भी आपकी कमाई है वो आपका एनआरई खाते में जाएगा। मान लीजिए आपको हर महीने $5,000 सैलरी मिल रहा है, $5,000, तो वो पैसा आप एनआरई में ट्रांसफर कर सकते हो। यानी फॉरेन से जो आपकी अर्निंग हो रही है वो आप एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा आपका एफसीएनआर। ये प्योर आपका एफडी होता है यानी टर्म डिपॉजिट होता है। मिनिमम जो मैच्योरिटी है वो 1 साल होता है, मैक्सिमम 5 साल का एफडी आप करा सकते हैं एफसीएनआर में। और ये आपका फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट होता है। जैसे आप $50,000 की मान लीजिए एफडी करा रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों एफसीएनआर अकाउंट। इसमें यहाँ तक कि जो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट है ना वो भी आपको फॉरेन करेंसी में ही मिलता है। यानी $50,000 का आप एफडी करा रहे हैं, तो आपने फॉरेन करेंसी में अपना एफडी अकाउंट ओपन कराया, उसका जो इंटरेस्ट भी मिलेगा वो भी आपको फॉरेन करेंसी में ही मिलता है। तो वो है आपका दोस्तों एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हाँ डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। एनआरई अकाउंट जो भी आपकी फॉरेन में अर्निंग हो रही है उस पैसे को आप अपना नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी यानी इंडिया में जो भी आपकी कमाई हो रही है उस पैसे को आप एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे आपका इंडिया में रेंट आ रहा है घर से, या फिर आपके शेयर्स में म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, वहां से अगर आपको कुछ डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपका एनआरओ अकाउंट में जाएगा। एफसीएनआर ये है आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। ये प्योर आपका एफडी होता है यानी इसमें सिर्फ आप एफडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है। एनआरई में जो डिपॉजिट है फॉरेन करेंसी, क्यों, क्योंकि आपकी अर्निंग जो है यूएसए में अगर आप कर रहे हैं तो आपको डॉलर या फॉरेन करेंसी में अर्निंग होगी, तो यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो आप फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं।
एनआरओ में आप इंडियन या फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं। एफसीएनआर में आपका जो है फॉरेन करेंसी में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका प्योर फॉरेन करेंसी रहता है। विड्रॉल में क्या होता है, एनआरई को आप इंडियन रुपीस में विड्रॉ कर सकते हैं, एनआरओ को भी आप इंडियन रुपीस में ही विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन एफसीएनआर क्योंकि ये प्योर आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है तो ये आप फॉरेन करेंसी में ही विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। रिपर्टेबिलिटी यानी कि पूरा पैसा आप जो है इंडिया में ले सकते हैं अपने एनआरई से, और एनआरओ का भी आप पूरा जो है इंडिया में ले सकते हैं, और ये आपका एफसीएनआर का भी यही कंडीशन है, ठीक है। सिर्फ जो एनआरओ है, रिपार्टेड का मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री में, जैसे मान लीजिए आप यूएसए में, तो क्या आप पूरा पैसा यूएसए में ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, क्योंकि एनआरओ की कमाई तो आपने बाहर से की है ना, तो आप पूरा पैसा ले जा सकते हैं, तो फुल्ली रिपार्टेबल है। जिस कंट्री से आपने कमाया वहां पे आप किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर करना चाहते हैं, एनआरओ का पूरा बैलेंस आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम ऐसे एफसीआरआर का पूरा बैलेंस आप यूएसए में कहीं भी खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ एनआरओ जो है वो आपका पार्शली रिपार्टेबल है। वो क्यों? क्योंकि ये कमाई आपने इंडिया में की है, तो पूरा पैसा आप नहीं ले जा सकते। अकाउंट टाइप, एनआरई में आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट कुछ भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसी एनआरओ भी है, लेकिन जो आपका एफसीआरआर है वो सिर्फ टर्म डिपॉजिट यानी ये प्योर आपका एफडी की फॉर्म में ही होता है। जॉइंट की बात करते हैं, अगर आपका एनआरओ अकाउंट, एनआरई में जॉइंट अकाउंट चाहिए, तो क्योंकि ये आप फॉरेन में अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जॉइंट अकाउंट सिर्फ एनआरआई के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। अलाउड विद एनआरआई ओनली। एनआरओ में कोई रेजिडेंट इंडियन हो सकता है। एफसीएनआर की बात करें तो ये भी आप एनआरआई के साथ ही ज्वाइन करवा सकते हैं। जो प्योर आपकी फॉरेन करेंसी वाली अर्निंग है ना, तो वहां पे अगर आप ज्वाइंट किसी को रखेंगे तो वो पर्सन प्योर आपका एनआरआई ही होना चाहिए। सिर्फ एनआरओ में आप इंडिया से पैसा कमाते तो ज्वाइंट के केस में रेजिडेंट अलाउ है, ठीक है। लोन अगेंस्ट एफडी, तो क्या इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं? यस, इंडियन रुपीज में ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपका एफसीएनआर है यहाँ पे फॉरेन करेंसी में ही लोन अवेल होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस भी रहेगी। टैक्सेशन की बात करें तो क्योंकि आपने बाहर से कमाई की तो कोई भी टैक्स नहीं होता। एनआरओ आपने इंडिया से कमाया तो इसमें आपको टैक्स पे करना होगा। एफसीएनआर भी आपका प्योर आपका जो है, ये आपने फॉरेन से अर्न करके फॉरेन करेंसी में एफडी कराई है तो ये भी आपका टैक्स फ्री होता है, ठीक है। कई बार जॉइंट अकाउंट का पूछते हैं दोस्तों, तो एनआरओ में अगर आप जॉइंट अकाउंट कराएंगे तो वो हमेशा फॉर्मर और सर्वाइवर ये वाला ऑप्शन ही आपको अलाउ करता है, ठीक है। तो रेजिडेंट के साथ करवाना और फॉर्मर और सर्वाइवर वाला ही आपको ओपन करवा सकते हैं अगर आप जॉइंट अकाउंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो एनआरओ एनआरई एफसीएनआर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार भी पूछा गया था अक्टूबर 2024, और बहुत बार ये पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो ये काफी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट? तो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों, ये आपका एक टाइप का करंट अकाउंट होता है। इसका पर्पस क्या होता है? तो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी का पर्पस ये होता है, मान लीजिए कोई भी इंडियन है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी इंडिया से सामान बेच रहा है मान लीजिए यूएसए में। अब यूएसए में बेच रहा है तो जो पेमेंट है वो उसको मान लीजिए डॉलर में मिलेगी। मान लीजिए इंडियन एक्सपोर्टर ने 50,000 डॉलर का सामान, $50,000 का सामान यूएसए में बेचा, और जो यूएसए का इंपोर्टर था उसने इसको $50,000 की पेमेंट कर दी। अब $50,000 इसको मिले हैं, किसको? एक्सपोर्टर को मिले हैं। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो $50,000 को रुपीस में कन्वर्ट कराएगा, लेकिन मान लीजिए इस एक्सपोर्टर को बाहर से कुछ सामान खरीदना है यूएसए से, तो उसको वापस इस रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करा के यूएसए की जो करेंसी उसमें पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम शॉर्ट में अगर समझे, तो शॉर्ट में बस यही बात है दोस्तों कि एक्सपोर्टर अगर यूएसए से कुछ सामान बेच रहा है तो उसको जो पेमेंट मिलेगी वो डॉलर में मिलेगी, और जब उसको उसी एक्सपोर्टर को कोई सामान इंपोर्ट करना रहेगा यूएसए से, तो जो डॉलर उसने रुपीस में अपने अकाउंट में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में रखा था रुपीस, उस रुपीस को उसको वापस से डॉलर में कन्वर्ट करके फिर उस इंपोर्ट किए हुए सामान की पेमेंट करनी होगी। तो कुल मिला के इसको दो बार एक्सचेंज रिस्क फेस करना पड़ा। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है कि हम वो किसी भी फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कराते हैं, जैसे रुपीस को डॉलर या डॉलर को रुपीस में, तो वो जो हमें एक्सचेंज जो रेट फेस करना पड़ता है ना, जो हमारा लॉस होता है एक्सचेंज रेट का, ठीक है, तो वही होता है हमारा एक्सचेंज रिस्क। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो पैसा उसको डॉलर में मिला उसको डॉलर में रहने देते हैं, यानी फॉरेन करेंसी में रहने देते हैं, और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो सीधे वो फॉरेन में अपनी पेमेंट कर सकेगा। तो वही आपका दोस्तों एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, ये एक टाइप का करंट अकाउंट होता है। इसमें जो पेमेंट है आपको रुपीस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर कौन ये एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन खुलवा सकता है? कोई भी एक्सपोर्टर जो इंडिया से बाहर कोई भी अपना सामान बेच रहा है, उसको पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिल रही है, या कोई भी कंसल्टेंट जो कोई सर्विस दे रहा है फॉरेन में, उसको कोई पेमेंट मिल रही है फॉरेन करेंसी में, तो वो ये जो है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये आपका प्योर करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है, यानी इसमें बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है, ठीक है। तो वही आपका एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, नाम से ही लग रहा है फॉरेन करेंसी अकाउंट, यानी इसमें जो पैसा फॉरेन करेंसी में रख सकते हैं। आपको इस जो पैसा बाहर से मिल रहा है उसको रुपीस में कन्वर्ट कराने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप फॉरेन करेंसी में अपने पैसे को, जिस करेंसी में आए उसी करेंसी में अपने पैसे को रख सकते हैं, ठीक है। This account can be opened by person resident in India, especially from foreign exchange
अर्निंग, तो इंडियन रेजिडेंट जो फॉरेन से पैसे कमा रहा है तो वो इस पैसे को, वो इस अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। तो परमिटेड क्रेडिट, कहाँ कहाँ से पैसा इसमें आएगा? 100% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। तो जो भी आपको पेमेंट मिल रही है, पूरा 100% पैसा आप जो है फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर डॉलर में आया तो पूरा, मान लीजिए आपको $50,000 मिले तो पूरा $50,000 आप EEFC अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन ये करंट अकाउंट ही होता है। पेमेंट रिसीव फॉर द पर्पस ऑफ काउंटर ट्रेड, कोई भी अपने बिजनेस की आपको पेमेंट मिली है तो उस पेमेंट को आप इस खाते में रख सकते हैं। एडवांस रिसीव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया या सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, उसके बदले में जो आपको पैसा मिला फॉरेन करेंसी, तो उस पैसे को आप अपना एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी खास बात यही है कि इसमें पैसा आप फॉरेन करेंसी में रख सकते हैं। दूसरी खास बात है कि ये करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है और इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल फॉर ओपनिंग डायमंड डॉलर अकाउंट। तो डायमंड डॉलर अकाउंट के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डायमंड डॉलर अकाउंट कौन खुलवा सकता है? तो ये अकाउंट स्पेशली उनके लिए जो डायमंड में डील करते हैं। किस तरीके का डायमंड? इंडिया में ये काम भी होता है कि बाहर से आपने रफ डायमंड को मंगवाया, ठीक है, और उसकी कटिंग और पॉलिश करवा के, रफ डायमंड, क्योंकि डायमंड शाइन वो सब कैसे करते हैं, प्रॉपर उसकी कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है ना। ठीक है, तो रफ डायमंड आपने मंगवाया बाहर से, ठीक है, इंपोर्ट किया और उसको आप कट और पॉलिश करके वापस आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो सर्विस जो की जाती है डायमंड में, कि डायमंड को मंगवाना, उसकी कटिंग करवाना, उसकी पॉलिश करवाना, ठीक है, तो उस काम को इंडिया करता है। तो ऐसे डीलर जो इस टाइप की चीजों में डील करते हैं तो उनके लिए ये खाता होता है डायमंड डॉलर अकाउंट। तो नाम से लग रहा है डायमंड डॉलर, तो सिर्फ जो जो डायमंड में डील करते हैं ये खाता सिर्फ उनके लिए ही होता है। ठीक है, और इनका भी वही पर्पस होता है कि ये खाता आप जो है फॉरेन करेंसी में जो है रख सकते हैं। डायमंड डॉलर अकाउंट किस में आप रख सकते हैं? फॉरेन करेंसी में आप इस पैसे को रख सकते हैं। So diamond dollar account is for those who are dealing in purchase, sale of rough or cut or unpolished diamond, या कोई और इम्पोर्टेंट जो ज्वेलरी मटेरियल होता है विदाउट डायमंड और अनदर स्टोन्स विद अ ट्रैक। तो ऐसे लोग, ऐसे आपके डीलर जो डायमंड की कटिंग पॉलिश उसमें डील करते हैं तो उनके लिए खाता है दोस्तों डायमंड डॉलर अकाउंट। ठीक है, तो जब आपको डायमंड डॉलर अकाउंट के लिए एलिजिबल होना है तो कम से कम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज में, डायमंड को या जेमस्टोन के कट या पॉलिश। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लास्ट आपके 3 साल, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको होना चाहिए इस चीज में, और लास्ट 3 साल में आपका कम से कम 3 करोड़ या उससे ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। तो आपकी जो सालाना सेल्स है 3 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, 3 करोड़ एंड अबव लास्ट 3 लाइसेंसिंग ईयर। तो जब भी आप लाइसेंस लेने आ रहे हैं तो 3 साल तक आपकी जो है आपकी सेल्स है वो उसके बाद आप डायमंड डॉलर अकाउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी जो एक्सपोर्टर है वो मैक्सिमम कितने डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन कर सकता है? तो यहाँ पे लिखा नहीं दोस्तों, 5 कर सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट एक एक्सपोर्टर जो है, एक एक्सपोर्टर या एक कंपनी जो एक्सपोर्ट इस तरह की चीजों में डील करती है तो वो 5 डायमंड डॉलर अकाउंट मेंटेन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यही आपका डायमंड डॉलर अकाउंट। कोई भी पर्सन या एक्सपोर्टर जो डायमंड मंगवाता है उसको कट पॉलिश करके वापस भेजता है किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो उसके लिए डायमंड डॉलर अकाउंट है। और ये अकाउंट आप फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हैं। और इसके लिए कंडीशन है कि कम से कम आपका 2 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो डायमंड या इस सब में होना चाहिए, और लास्ट 3 सालों में आपकी कम से कम सेल्स जो है 3 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ही आप डायमंड डॉलर अकाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें वही है कि जो आपको पेमेंट है वो आप, मतलब आपने डायमंड बेचा या फिर वापस भेजा, तो जो आपको पेमेंट मिली वो फॉरेन करेंसी में आप रख सकते हैं। तो इसका फायदा यही है कि जब भी आप वहां से डायमंड मंगवाएंगे तो जो पेमेंट करनी रहेगी तो आप अपने फॉरेन करेंसी से सीधे ही पैसा आप उनको भेज सकते हैं। इसमें भी आपका जो एक्सचेंज रिस्क है कि आप डॉलर को रुपीज में फिर रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो जो एक्सचेंज रिस्क है उससे आप बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है आपका डायमंड डॉलर अकाउंट। और एक एक्सपोर्टर मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट जो है मेंटेन कर सकता है। व्हाट इज कैटेगरीज फॉर ऑफ एनपीए, तो एनपीए की क्या क्या कैटेगरीज होती है? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं दोस्तों। तो एनपीए आने से पहले जो अकाउंट होता है वो आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट रहता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। सो स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए एसएमए में भी 3 कैटेगरीज होती है, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। एसएमए 0 मतलब 1 दिन से 30 दिन, मतलब 30 दिन क्रॉस हो गया और उसके बाद अगर कोई भी पेमेंट नहीं आई तो आफ्टर 30 डेज जो है, मतलब आफ्टर 1 मंथ, आप समझ सकते हैं कि आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना पूरा हो गया और पेमेंट नहीं आई तो 1 महीने के ड्यू को बोला जाता है एसएमए 0। फिर 31 दिन से 60 दिन तक
कोई भी पेमेंट नहीं आई, क्योंकि 30 दिन तक तो आपका एसएमए जीरो में था। 31 दिन से 60 दिन तक यानी सेकेंड महीना भी निकल गया, कोई पेमेंट नहीं आई, तो 60 दिन के बाद ये आपका एसएमए 1 हो जाता है, और 61 डेज से 90 डेज के बीच में ये आपका रहता है एसएमए 2। जैसे ही 90 डेज क्रॉस होता है दोस्तों, उसके बाद नंबर आता है आपका एनपीए का। यानी कोई भी अकाउंट एक ही बार में एनपीए नहीं बन जाता। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, तो एनपीए बनने से पहले वो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट रहता है। तो जो स्पेशल मेंशन में 3 कैटेगरीज है, एसएमए 0, 1, 2, ये तीनों ही आपके स्टैंडर्ड अकाउंट ही होते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट उसको बोला जाता है जहां पे आपकी इंटरेस्ट या पेमेंट आपको प्रॉपर मिल रही होती है। तो स्पेशल मेंशन में ऐसा माना जाता है कि 2-3 महीना कोई एक्सीडेंट हो गया, फैमिली में कुछ इमरजेंसीज आ गई, इसकी वजह से 2-3 महीना पेमेंट नहीं आया, तो 3 महीने तक पेमेंट नहीं आता, उसके बावजूद भी बैंक आपके खाते को स्टैंडर्ड ही मानता है। ठीक है, फिर भी उसको वो स्टैंडर्ड अकाउंट की कैटेगरी में रखता है। जैसे ही आपका 90 डेज क्रॉस होता है, उसके बाद आपका खाता बन जाता है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एनपीए को लेके बहुत बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि बैंकों में भी एनपीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए एनपीए को लेके हमेशा इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो एनपीए में कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो जैसे ही 90 डेज क्रॉस होता है, तो अकाउंट बन गया आपका एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए में सबसे पहले होता है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट, फिर होता है आपका डाउटफुल, और फिर उसके बाद आता है आपका लॉस एसेट। ठीक है, एनपीए में ही है दोस्तों, एनपीए का पहला होता है आपका सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, और फिर होगा लॉस। जैसे ही एनपीए बना अप टू 1 ईयर, ठीक है, एनपीए बनने के बाद 90 डेज हो जाने के बाद वो बन गया एनपीए। तो एनपीए अगर 1 साल तक रहेगा, तो पहले 1 साल तक उस एनपीए खाते को बोला जाता है सब स्टैंडर्ड। तो इसी को लेकर आपका क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सब स्टैंडर्ड कब होता है। एनपीए बनने के बाद 1 साल तक अप टू 1 ईयर जो अकाउंट है वो आपका रहता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड के बाद 1 साल तक वो रहेगा सब स्टैंडर्ड वाली कैटेगरी में। जैसे ही सब स्टैंडर्ड 1 साल पूरा हो गया, फिर भी कोई पेमेंट नहीं आई, तो वो चला जाएगा डाउटफुल में। डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी होती है दोस्तों, D1, D2, D3। डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। तो जैसे सब स्टैंडर्ड में उसने 1 साल बिताए, मतलब 1 साल हुआ और कोई भी रिकवरी नहीं हुई, ठीक है, एनपीए होने के 1 साल तक कोई रिकवरी नहीं नहीं हुई, तो 1 साल तक खाते को बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड। फिर 1 साल के बाद नेक्स्ट 1 ईयर तक इसको बोला जाएगा डाउटफुल 1। फिर 1 साल से ज्यादा 3 साल तक बोला जाएगा डाउटफुल 2, और 3 साल से ज्यादा जो है आपका डाउटफुल 3 होगा। लॉस एसेट अगर आपका ऑडिटर वो कंफर्म करते हैं कि कोई भी रिकवरी नहीं पॉसिबल है, राइट ऑफ कर लिया जाएगा, तो उस केस में आपका खाता बन जाता है आपका लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये टाइमिंग बस आपको याद रखनी, इसी टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो कई बार एसएमए के ऊपर भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये भी आपको साथ साथ यहाँ पे बताया। तो एसएमए 0 मतलब अप टू 0 to 30 डेज तक कोई भी पेमेंट नहीं आई, ठीक है, तो उस केस में आपका हो जाएगा एसएमए 0। एसएमए 1 मतलब 31 से 60 दिन तक, यानी रिकवरी हो गई है, मतलब कस्टमर को पेमेंट करना है, 0 से 30 डेज तक उसने 30 दिन तक डिले किया, तो वो हो जाएगा एसएमए 0। 31 दिन से 60 दिन तक उसने डिले किया, तो वो हो जाएगा आपका एसएमए 1। और 61 से 90 डेज तक डिले हुआ, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका एसएमए 2। जैसे ही 90 डेज क्रॉस करेगा, तो अकाउंट बन जाएगा एनपीए। एनपीए की 3 कैटेगरी होती है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। सब स्टैंडर्ड मतलब एनपीए बनने के 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड में रहता है। फिर डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी है, D1, D2, D3। जैसे ही सब स्टैंडर्ड क्रॉस होगा, आगे के 1 साल तक वो रहेगा D1 में। ठीक है, फिर 1 से 3 साल तक आगे के, जैसे सब स्टैंडर्ड क्रॉस हुआ, मान लीजिए 2025 में सब स्टैंडर्ड क्रॉस हुआ, ठीक है, तो 2026 तक रहेगा D1। फिर आगे के 2 साल यानी 27 और 28, 1 to 3 ईयर्स में कितने साल होंगे, ये होंगे आपके 2 साल। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक ये रहता है आपका D2, और 3 साल से आगे तक ये रहता है दोस्तों D3 कैटेगरी में। लॉस असेट कब बोला जाएगा, जब रिकवरी का कोई चांस नहीं, ऑडिटर इस बात को कंफर्म कर देंगे कि इसका कोई रिकवरी का चांस ही नहीं। आपने इस स्टेज तक तो आपने उसको नोटिस भेजना सारा कुछ कर दिया होगा, लेकिन कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में वो बन जाता है आपका लॉस एसेट। वही चीज यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग को ही बताया। तो 3 कैटेगरी होती है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। सब स्टैंडर्ड मतलब आगे का, जैसे ही आपका 90 डेज क्रॉस होता है ओवरड्यू, वैसे ही आपका खाता बन जाता है एनपीए। ठीक है, तो आगे 12 मंथ तक, कम से कम 12 महीने तक वो क्या रहेगा, आपका सब स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, एनपीए बनने के 90 डेज के बाद वो बन जाता है एनपीए। ठीक है, जो भी आपका ओवरड्यू है वो 90 डेज से ज्यादा है, तो बन जाएगा एनपीए। तो एनपीए आगे के 1 साल तक जो रहता है, उस कैटेगरी को बोला जाता है दोस्तों सब स्टैंडर्ड। फिर डाउटफुल में आगे बताया, यहाँ पे इन्होंने बस वही बोला है कि 12 मंथ से आगे का टाइम डाउटफुल होता है, पर इसमें भी 3 कैटेगरी है, D1, D2, D3। सब स्टैंडर्ड क्रॉस होने के बाद पहले 1 साल तक वो D1 में रहता है, फिर 1 से 3 साल तक D2 में रहता है, यानी 1 साल से ज्यादा अप टू 3 ईयर्स, और 3 साल से ज्यादा वो रहता है आपका D3 कैटेगरी। लास्ट आता है आपका लॉस असेट। लॉस में मतलब बैंक के इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर या आरबीआई की इंस्पेक्शन इस बात को कंफर्म किया कर दिया कि पैसा रिकवर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अमाउंट क्या कर लिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी अब ये लॉस हो चुका है। राइट ऑफ मतलब बैंक का जो पैसा है ना, प्रॉफिट है, उससे इस पैसे को, लोन को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो होता है आपका लॉस यानी कि राइट ऑफ अकाउंट। What is network topology and its type?
तो नेटवर्क टोपोलॉजी पे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है एक्जेक्टली? इट इज़ अ फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शन इन नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में किस तरह से कनेक्शंस को अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट होता है आपका नोड्स या कनेक्शन का किसी भी नेटवर्क में, तो उसी अरेंजमेंट को टोपोलॉजी बोला जाता है। वही आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, कि किसी भी नेटवर्क में जो भी कनेक्शंस या नोड्स का अरेंजमेंट होता है, फिजिकल अरेंजमेंट या लॉजिकल जो अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को बोला जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ये कितने टाइप का होता है? बेसिकली 4 तरीके का होता है। पहला है दोस्तों आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही केबल होती है, सारे डिवाइस को उसी सिंगल केबल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी का फायदा क्या है? कि फायदा है कि इसको सेट करना बहुत ईजी है, और इसमें जो भी आपकी ट्रांसमिशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से वहाँ दोनों डायरेक्शन में आसानी से ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा है कि इसको सेट करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी का फायदा है कि इसका सेटअप बहुत ज्यादा ईजी है। लेकिन इसका भी एक नुकसान है। नुकसान ये है कि बस टोपोलॉजी को बहुत ज्यादा लीस्ट टॉलरेंट माना जाता है। लीस्ट टॉलरेंट मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले इस वाले में आएगी, मतलब बहुत आसानी से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? कोई भी अगर एक भी केबल खराब हो गई तो पूरा आपका सेटअप बिगड़ जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका बस टोपोलॉजी। सेकेंड आता है आपका रिंग टोपोलॉजी। इसमें सारे के सारे डिवाइस जो है क्लोज लूप में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन ऑल इन सीरीज। तो यहाँ से वहां जो इन्फॉर्मेशन पास होती है, तो यहाँ पे आपका लूप क्या है? क्लोज लूप होता है। तो वो आपका सेकंड है, रिंग टोपोलॉजी, रिंग की शेप में होगा। तीसरा आपका स्टार टोपोलॉजी। बैंकों में यही वाला सिस्टम काम करता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि बैंकों में कौन से वाला नेटवर्क का टोपोलॉजी यूज होता है? तो बैंकों में स्टार होता है। तो इसका फायदा क्या होता है? ठीक है, तो फायदा इसका यही होता है दोस्तों, इसमें एक सेंट्रल नोड होता है जिसको आप मास्टर नोड बोल सकते हैं, ठीक है। इस मास्टर नोड से बाकी के नोड कनेक्ट होते हैं किसी भी केबल की हेल्प से। सो एक सेंटर में आपका होगा मास्टर नोड, और उस नोड से बाकी के जो नोड से कनेक्ट रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मान लीजिए एक नोड फेल कर गया तो बाकी वाले नोड्स में कोई इसका इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका फायदा होता है आपके स्टार टोपोलॉजी का। डिसएडवांटेजेस आर इट कैन नॉट हैंडल लार्ज ट्रैफिक एज एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू पास थ्रू सेंट्रल। तो इसका नुकसान यही है कि हर ट्रांजेक्शन को सेंट्रल नोड जो कि आपका मास्टर है वहां से पास होना पड़ता है। इसीलिए जो है इसमें जो है बड़ा जो ट्रैफिक है उसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें अगर आपको कोई भी नोड चेंज करना है तो बाकी नोड्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बाकी नेटवर्क को भी आपको जो है दिक्कत होगी, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। मान लीजिए ये मास्टर है और यहाँ पे 3-4 आपने नोड्स कनेक्ट किए, ठीक है। तो स्टार की शेप होती है इसकी ऐसे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पूरे नेटवर्क को ये इम्पैक्ट नहीं करता अगर किसी एक स्पेसिफिक नोड में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक नोड फेल होता है तो बाकी को कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें से था कि सबसे लीस्ट टॉलरेंट मतलब सबसे कम टॉलरेंट कौन से वाला टोपोलॉजी होता है? तो आंसर रहेगा आपका बस टोपोलॉजी। एक और आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री एक तरह से आपका जो बस होता है और आपका जो स्टार होता है उसका मिक्सचर होता है, ठीक है। ये दिखने में ट्री की शेप का होता है, और इसमें एक रूट होता है और उसके साथ इंटरमीडिएट नोड होते हैं और लीव्स नोड होते हैं, ठीक है। द रूट नोड इज अ हेड नोड। तो यहाँ पे जो रूट नोड होती है वो आपका हेड होता है, ठीक है, जिसको आप मास्टर नोड भी बोल सकते हैं। उसके बाद रूट के बाद आपकी लीफ जो नोड होगी वो लास्ट नोड होती है, एंड दे डोंट हैव एनी चाइल्ड। तो जो लीफ होती है वो आपकी लास्ट नोड होती है। दिस स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड इन ए हायरार्किकल फॉर्म एंड एनी नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स, ठीक है। तो ये एक तरह से हायरार्की की शेप लेता है, जैसे ट्री होता है ना, एक शाखा फिर दूसरी शाखा। तो इस तरह से ये नोड आपको इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, और ये हायरार्की की शेप लेता है। हायरार्की मतलब एक रूट है, फिर वहां से कुछ नोड्स आ रहे हैं, फिर वहां से कुछ नोड्स। तो इस तरह से आपका ट्री टोपोलॉजी काम करता है, ठीक है। तो अगर हम 4 टाइप के नेटवर्क देखें, बस में क्या होता है कि एक सिंगल केबल से सारे के सारे नोड कनेक्ट होते हैं। रिंग में एक आपका क्लोज लूप होगा और जितने भी नोड्स है उससे कनेक्ट रहते हैं। तीसरा आपका स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर में मास्टर नोड होगा, बाकी के डिवाइस उससे कनेक्ट होते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बैंकों में कौन सी वाली टोपोलॉजी यूज होती है? तो दोस्तों आंसर रहेगा स्टार टोपोलॉजी। और कई बार ये भी क्वेश्चन होता है कि लीस्ट टॉलरेंट कौन सा है? तो लीस्ट टॉलरेंट सबसे ज्यादा बस है, फिर सेकंड नंबर पे आपका रिंग होता है, ठीक है। लीस्ट टॉलरेंट मतलब बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम जिसमें आ जाए। बस में क्या है कि एक केबल ब्रेक तो आपका काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह से लीस्ट टॉलरेंट होता है आपका बस टोपोलॉजी। लास्ट है आपका ट्री टोपोलॉजी। ये एक तरह से हायरार्की की शेप लेता है, और यहाँ पे एक रूट नोड होती है, उसके बाद आपकी रूट के बाद इंटरमीडिएट नोड होगी, और उसके बाद लीफ नोड होगी। लीफ नोड के आगे कोई भी नोड नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी काम करती है। व्हाट इज डिफरेंस इन आरटीजीएस एंड नेफ्ट? दोस्तों इसके यूटीआर नंबर पे क्वेश्चन आता है। आरटीजीएस में आपका 22 डिजिट का यूटीआर नंबर होता है और नेफ्ट में आपका 16 डिजिट का होता है, ठीक है।
एक बार इसका डिफरेंस भी समझ लेते हैं। नेफ्ट में आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन का कोई लिमिट नहीं है, ना मिनिमम का लिमिट है और ना ही आपके मैक्सिमम का लिमिट है। लेकिन अगर हम बात करें आरटीजीएस की, तो इसमें मिनिमम आपका 2 लाख का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो अगर आपको हाई अमाउंट की ट्रांजेक्शन इमीडिएटली सेंड करनी है, हाई अमाउंट मतलब मिनिमम 2 लाख तक का, तो उस केस में आप आरटीजीएस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेफ्ट और आरटीजीएस में मेनली डिफरेंस यही है कि नेफ्ट का मिनिमम और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नेफ्ट में पैसा इमीडिएट नहीं जाता, इसमें हाफ हाफ मतलब आधे आधे घंटे के, हाफ आवर के टोटल 48 बैचेस बनते हैं। ठीक है, अगर आप पहला जो बैच है आपका रात के मतलब सुबह का आप बोल सकते हैं 30, फिर ऐसे आपका 1 बजे, इस तरह से करके करके आपका टोटल 24 घंटे में आपके 48 हाफ आवर के बैच बन जाते हैं। और यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होगी नेफ्ट में, वो बैचेस की फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसमें जो अगर हम यूटीआर नंबर की बात करें नेफ्ट में, तो टोटल 16 डिजिट का यूटीआर नंबर जनरेट होता है। अगर हम बात करें आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यहाँ पे इमीडिएट पैसा ट्रांसफर होता है, यहाँ पे कोई बैचेस नहीं होते। इसको अगर आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझे, तो कई बार आप ऑटो से जाते हैं ना कहीं भी ट्रैवल के लिए, तो आरटीजीएस मतलब आपने अपने लिए सेपरेट ऑटो बुक किया, जहां आपको जाना है इमीडिएटली वो लेके जाएगा। लेकिन नेफ्ट में कई बार ऐसा होता है ना कि ऑटो वाला वेट करता है कि मेरे को 5 या 6 सवारियां चाहिए या 3 सवारी चाहिए, तो उसके बाद ही मैं जाऊंगा। तो नेफ्ट में क्या होता है कि कम से कम आधे घंटे के बैचेस बनते हैं, और उस बैचेस में जैसे ऑटो फुल होगा, मतलब मानिए कि ये आधे घंटे में ऑटो फुल हो रहा है, तो आधे आधे घंटे के बैचेस बनते हैं, और बैचेस में जो है पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। वो नेफ्ट का केस है दोस्तों। लेकिन आरटीजीएस में आपका इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट जो है वो 2 लाख होता है। नेफ्ट के केस में ऐसा कोई मिनिमम या मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं होता है। इसके जनरली यूटीआर नंबर को लेके बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो नेफ्ट में आपका 16 डिजिट और आरटीजीएस में हो गया दोस्तों 22 डिजिट ऑफ यूटीआर नंबर। व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे भी 1 नंबर कैसे पूछ लेते हैं। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? मान लीजिए आपने इंडिया में कोई गुड्स बनाए, ठीक है, आपने मान लीजिए टेक्सटाइल करके बहुत सारे कपड़े आपने टेक्सटाइल बनाया आपने बहुत सारा। उसके बाद आपने इसको किसी भी मान लीजिए यूएसए या फ्रांस, कहीं भी आप इसको शिपमेंट से भेज रहे हैं, ठीक है, जैसे अज्यूम करते हैं कि आप इसको यूएसए भेजना चाहते हैं। तो एक शिपिंग कंपनी है जो अपने शिप में आपके ये सारा टेक्सटाइल का जो सामान है वो लेके जाएगी। तो आपने टेक्सटाइल जो भी है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 kg का कोई सामान भेजा, ठीक है, 100 kg का पैकेट हुआ, उस पर आपने टेक्सटाइल रखे। तो जो 100 kg का पैकेट है, वो पैकेट अगर आप शिपिंग कंपनी को दोगे और उनको बोलोगे कि ये जो है आप मेरे को यूएसए या फ्रांस किसी भी एड्रेस पे भेज दो, मान लीजिए आपने यूएसए का कोई एड्रेस बोला, तो इस बात का क्या प्रूफ है कि शिपिंग कंपनी ने आपसे 100 kg का पैकेट लिया है जिसमें टेक्सटाइल है? उस बात का क्या प्रूफ है? बाद में शिपिंग कंपनी ये भी तो बोल सकती है आपने तो शायद 10 kg का ही पैकेट दिया, या आपने मुझे कोई पैकेट दिया ही नहीं है। तो कोई प्रूफ होना जरूरी है। जब आप दुकान से 5 रुपए का भी सामान खरीदते हो, 10 रुपए का, तो वो आपको रिसिप्ट देते हैं, उस रिसिप्ट में लिखा होता है कि ये सामान आपने इतने रुपए में खरीदा। ठीक है, तो जब 5-10 रुपए के लिए रिसिप्ट बनती है, तो जब इतना ज्यादा महंगा सामान या कोई भी सामान आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी भी आपको रिसिप्ट मिलनी चाहिए। तो उस रिसिप्ट को ही दोस्तों बिल ऑफ लेडिंग बोला जाता है। तो जो शिपमेंट कंपनी आपको रिसिप्ट देगी, जिसमें मेंशन करेगी कि आपने ये सामान इस डेट में हमें दिया है, तो वो एक टाइप का प्रूफ होता है, वो एक तरह से वो रिसिप्ट दे रहे हैं आपको। ठीक है, वो एक तरह से आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि हाँ, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपके गुड्स हमने लिए और उसको हम शिपमेंट करके भेज देंगे इस एड्रेस पे। तो वो जो प्रूफ होता है, वो जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होती है, उसी रिसिप्ट को बोला जाता है दोस्तों बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, स्पेशली जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मतलब जो इंडिया से बाहर सामान आ रहा है या जा रहा है, तो वहां पे ये बिल ऑफ लेडिंग काम करता है। ये एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, तो वो जो शिपमेंट कंपनी आपको जो रिसिप्ट दे रही है ना, वो एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जो इस बात का प्रूफ होगा कि यस, आपने इतने सामान को आपने शिपमेंट कंपनी को दिया है ताकि इस एड्रेस पे भेजा जा सके। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कैरियर टू एक्नॉलेज रिसीप्ट ऑफ कार्गो फॉर द शिपमेंट। तो आप को ये रिसिप्ट दी जा रही है जो इस बात का प्रूफ है कि आपने सामान शिपमेंट के लिए दिया है। Although the term is historically related only to carriage by sea, a bill of lading may today be used for any type of carriage of goods. तो पहले जब ये बिल ऑफ लेडिंग का कंसेप्ट था, तब सिर्फ सी यानी समुद्री रास्ते से, जैसे शिप के थ्रू अगर आप कोई सामान भेजोगे, तो वहां पे बिल ऑफ लेडिंग वर्ड को यूज होता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, तो आज ट्रेन से भी जा सकता है या प्लेन से भी जा सकता है। तो किसी भी तरीके से अगर आप सामान को भेजोगे, तो वो आपका जो प्रूफ होगा, जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होगी, उस रिसिप्ट को बिल ऑफ लेडिंग बोल दिया जाएगा। बिल ऑफ लेडिंग आर one of the 3 crucial documents used in international trade to ensure that exporters
एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल गई और जो इंपोर्टर है उसको जो उसका सामान है जो भी इंपोर्ट किया गया वो उसको रिसीव हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जाता है। तो बिल ऑफ लेडिंग इस बात का प्रूफ है कि आपने जो गुड्स है उसकी शिपमेंट कर दी और शिपमेंट कंपनी जो आपको रिसीव देती है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, उस रिसिप्ट को बिल ऑफ लेडिंग बोला जाता है। पहले ये सिर्फ सी के थ्रू अगर आप कोई सामान भेज रहे हैं तब बिल ऑफ लेडिंग वर्ड यूज होता था, लेकिन अगर आज की अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके से अगर आपका गुड्स जाएगा, चाहे वो शिपमेंट हो, रेलवे हो, किसी की मोड से जाएगा, किसी भी तरीके से जाएगा, तो वो सारा ही जो आपका बिल ऑफ लेडिंग कहलाएगा, जो भी रिसिप्ट होगा वो आपका बिल ऑफ लेडिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज बेनिफिशियल ऑनर या हु इज बेनिफिशियल ऑनर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि बेनिफिशियल ऑनर किसको बोला जाता है। ठीक है, तो बेनिफिशियल ऑनर उसको बोला जाएगा जिसके नाम पे कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होगा पर जो बेनिफिट्स है वो उसको मिलेंगे। इसका एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं, सो म्यूचुअल फंड के केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों ने पैसा जमा किया। कितना पैसा जमा किया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जमा किए। अब इन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड में पैसे को लगाए। तो वहां पे एक फंड मैनेजर है, मान लीजिए कोई एक मैनेजर है, वो अपने नाम पे सिक्योरिटीज ले रहा है। ठीक है, और उसके बदले में इसको मान लीजिए 1% कुछ कमीशन मिल रहा है इस मैनेजर को। वो आपके पैसे लगा रहा है कहीं भी अलग अलग शेयर्स में, सिक्योरिटी में, और जो बेनिफिट मिलेगा, तो क्या जो बेनिफिट मिलेगा वो उस फंड मैनेजर को मिलेगा या 1 लाख लोगों को मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जो 1 लाख लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, वो बस उनके बिहाफ पे कन्वीनियंस के लिए वो ऐसा कर रहा है कि वो अपने नाम पे सिक्योरिटीज ले रहा है ताकि जब चाहे वो उसको बेचे खरीदे, इस तरह से वो अपने नाम पे कर रहा है। क्योंकि बार बार 1 लाख लोगों की कंसेंट लेना वो सब चीजें इतनी ईजी है नहीं। तो उस चक्कर में जो भी आपका फंड मैनेजर या आप उसको ब्रोकर बोल दीजिए, ठीक है, तो ब्रोकर क्या कर रहा है, अपने नाम पे सिक्योरिटीज को ले रहा है और बेच रहा है। सो वो जो फंड मैनेजर है वो दूसरों के नाम पे जो है काम कर रहा है। और देखा जाए तो जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर मान लीजिए कोई लीगली डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, अगर किसी कंपनी के शेयर्स में बॉन्ड में लगा रहा है, तो उस लीगल डॉक्यूमेंट में तो इस फंड मैनेजर का, ब्रोकर का ही नाम रहेगा। लीगली देखा जाए तो फंड मैनेजर ही उसका ऑनर है, पर जो बेनिफिट मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, वो इन 1 लाख इन्वेस्टर्स को मिल रहा है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ये हो गया आपके बेनिफिशियल ऑनर। लेकिन जो अगर हम लीगल ऑनर की बात करें, अगर कागज की बात करें, तो कागज में तो इस फंड मैनेजर का ही नाम होगा। मान लीजिए इसका नाम मिस्टर ए, तो कागज में लिखा होगा कि ये जो 1 लाख का पैसा लगा है, 1 करोड़ रुपए, वो ए के नाम पे। पर ये सच्चाई नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक आपका ब्रोकर बोल सकते हैं जो सिर्फ 1% कमीशन पे काम कर रहा है। तो ये सिर्फ एक ब्रोकर है, क्योंकि काम कन्वीनियंट रहे, इजी रहे, इसीलिए ये अपने नाम पे ले रहा है। तो लीगल ऑनर आप समझ गए ना, लीगल डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है। अगर हम देखा जाए 1 करोड़ की बात, तो जो लीगल कागज है वो लीगल कागज तो ये बोल रहा है कि ये 1 करोड़ इस ब्रोकर के, पर रियल में जो बेनिफिट मिल रहा है वो किनको मिल रहा है, वो बेनिफिट इन 1 लाख इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। तो इनको ही बोला जाता है दोस्तों आपका बेनिफिशियली ऑनर। ठीक है, इसमें बस परसेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी के केस में कितना परसेंट शेयर होना चाहिए बेनिफिशियल ओनर के लिए। बस परसेंट आप लोग याद कीजिए, जो टेबल है आपकी बुक की टेबल है, तो टेबल आप याद कीजिए, बस इसी में से क्वेश्चन आता है। एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ बेनिफिशियल ओनर इज ए पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप तो द प्रॉपर्टी टाइटल इज इन अनदर नाम। तो इसको ऑनरशिप का बेनिफिट मिल रहा है, जैसे 1 लाख इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा अगर कुछ कमाई होगी उस 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में। लेकिन जो अगर हम प्रॉपर्टी का टाइटल, टाइटल मतलब ये है किसके नाम पे, वो किसी और के नाम पे होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया ब्रोकर के नाम पे है, ठीक है, टाइटल है किसी और के नाम पे पर बेनिफिट किसी और को मिल रहा है, तो उसी को बोला जाता है दोस्तों बेनिफिशियल ऑनर। मतलब ये वो ऑनर है जिसको बेनिफिट्स मिलने वाले, अल्टीमेट बेनिफिट जाएंगे इसी नाम पे, भले ही प्रॉपर्टी का टाइटल किसी और के नाम पे, पर फाइनली बेनिफिट मिलने वाले इन सभी को। ठीक है, तो वो होता है आपका बेनिफिशियल ऑनर। कंपनी के केस में क्या होना चाहिए, ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, तो अगर आपके 25% से ज्यादा शेयर है तो आप बेनिफिशियल ऑनर बन सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें जो रजिस्टर्ड वाली होती है, ठीक है, तो उसमें 15% से ज्यादा। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या अगर एसोसिएशन होगा लोगों का, या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगी या सोसाइटी होगी, तो उस केस में आपका 15% से ज्यादा होना चाहिए। जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होती है, ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो वो आपका इसी में आ जाएगा। जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होती है उस केस में अगर आपका हैविंग 15% और मोर इंटरेस्ट, 15% या उससे ज्यादा का अगर इंटरेस्ट रहेगा, तो उस केस में आपका जो है वो बेनिफिशियल ऑनर रहेगा। बस ये परसेंट आप दोस्तों याद करके जाइए टेबल की, यही आपका क्वेश्चन है। तो ट्रस्ट के केस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और कंपनी के केस में भी पूछते हैं कि कंपनी के केस में कितना परसेंट ऑनरशिप होनी चाहिए बेनिफिशियल ऑनर के लिए, तो कंपनी के केस में आपका 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर कंडीशंस फॉर स्मॉल अकाउंट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट होता है। अक्टूबर में भी स्मॉल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्मॉल अकाउंट एक्जेक्टली क्या होता है, ऐसे कस्टमर जिनके पास ओवीडी नहीं है या जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनका 12 महीने बाद या 1 साल बाद जिनके ओवीडी अवेलेबल होंगे बट एज ऑन डेट नहीं है, तो बिना ओवीडी के जो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं उन्हीं अकाउंट्स को बोला जाता है स्मॉल अकाउंट।
ठीक है। पर्सन्स विद नो ओवीडी, जो आपके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके ओवीडीज होते हैं, जिनके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं होती है, तो उनके लिए जो खाता खुलवाया जाता है, उसी खाते को बोला जाता है स्मॉल अकाउंट्स, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब दूर दराज के जो लोग हैं, जिनको बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पाती, तो उनके लिए जो है आपका बिना ओवीडी के जो है अकाउंट खुलाया जाता है। इन्हीं अकाउंट्स को स्मॉल अकाउंट्स बोला जाता है। लेकिन ये जो स्मॉल अकाउंट्स होते हैं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है। जैसे आपको नाम से लग रहा है स्मॉल, तो यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन अलाउ होती है। पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल भर में जो क्रेडिट आएगा, यानी जो पैसा आएगा इस खाते में, वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फुल क्रेडिट इन वन फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट नहीं होना चाहिए। सेकेंड है कि जो भी इसमें विड्रॉल या ट्रांसफर किया जा रहा है एक महीने में, वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक महीने में जो भी विड्रॉल या आपका ट्रांसफर किया जाएगा, वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट एक्सीड 50,000, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ये जो खाता है, इस खाते में 50,000 से ज्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये सारी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो वो आपका स्मॉल अकाउंट इसमें रहेगा। फॉरेन रेमिटेंस, कोई भी फॉरेन से पेमेंट इस खाते में क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। तो बस ये जो 3 लाइन है दोस्तों, इसको आप याद कीजिए, इसी में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है कि साल भर में जो पैसा क्रेडिट होगा, वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। महीने में जो भी ट्रांसफर या विड्रॉल आप कर रहे हैं, वो 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी एट पॉइंट ऑफ टाइम में जो बैलेंस है, वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस होती है आपकी स्मॉल अकाउंट्स को लेके। फॉरेन रेमिटेंस नॉट टू बी क्रेडिट, इस खाते में कोई भी फॉरेन से पेमेंट नहीं आनी चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन है स्मॉल अकाउंट्स की, ठीक है। तो ये अकाउंट ओपन कैसे होते हैं? दिस अकाउंट आर ओपन बेस्ड ऑन कस्टमर डिक्लेरेशन अबाउट आइडेंटिटी। तो कस्टमर का क्या होता है कि सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ होगा, कस्टमर का फोटो जिस पे उसको साइन करना रहेगा, और उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो उस पर वो साइन करेगा कि मैं इस एड्रेस में रहता हूँ, और बैंक के ऑफिशियल के सामने वो साइन किया जाएगा, ठीक है। तो बैंक का जो ऑफिशियल है, वो भी इस बात को सर्टिफाई करेगा कि कस्टमर ने जो है उसके सामने ही साइन किया है। तो ये जो खाता खुलता है दोस्तों स्मॉल अकाउंट, ये आपका 12 मंथ के लिए वैलिड रहता है। तो 12 मंथ के बाद 12 मंथ के अंदर अंदर कस्टमर को जो है एविडेंस देना पड़ता है कि उसने जो है अप्लाई कर दिया। अगर कस्टमर जो है एविडेंस दे देता है कि हाँ मैंने ओबीडी के लिए अप्लाई किया है, कोई रिसिप्ट शो करता है कि मैंने आधार के लिए, वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया है, तो उस केस में दोबारा से 12 महीने के लिए इस खाते को कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी एट ए टाइम पहले 12 महीने के लिए, फिर अगर 12 महीने के अंदर केवाईसी या उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उसको नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर उसने कुछ भी नहीं दिया, तो उस केस में उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो है ओबीडी के लिए अप्लाई किया है। तो वो जो रिसिप्ट का प्रूफ है, उसके आधार पे 12 महीने के लिए फिर से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो है 24 महीने के लिए इस खाते को, 24 मंथ्स के लिए जो है इस खाते को रखा जा सकता है। उसके बाद बैंक इसमें जो है फ्रीजिंग, ये सारी चीजें इसमें करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपका स्मॉल अकाउंट। और एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा था कि सी केवाईसी जो होता है आपका, सेंट्रल केवाईसी जो रजिस्ट्री होती है सी केवाईसी, उसको कौन मेंटेन करता है? तो आंसर रहेगा उसको सरसाई मेंटेन करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस रहते हैं 3-4 कि सी केवाईसी यानी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री को कौन मेंटेन करता है? तो दोस्तों आंसर रहेगा आपका सरसाई। तो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री एक्जैक्टली क्या होता है? तो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री नाम से ही लग रहा है कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो जिसको इस बात की अथॉरिटी मिली है कि वो रिसीव करेगा, उसको स्टोर करेगा, और केवाईसी जो रिकॉर्ड है कस्टमर का, उसको डिजिटल फॉर्म में अपने पास ही रखते हैं। कभी भी चाहे तो डिजिटल फॉर्म में जो है केवाईसी यहाँ से आप ले सकते हैं। तो वही होता है आपका सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, सी केवाईसी, ठीक है। तो सेंट्रल यानी कि डिजिटल फॉर्म में जो केवाईसी है, यहाँ पे उसको स्टोर किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी सरसाई की फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सरसाई को इसकी अथॉरिटी मिली कि वो सी केवाईसी का काम करेगी, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका सरसाई करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ये वाला पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट। आने वाले कुछ और पार्ट में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।